दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे हेड टीचर के सिलेबस के जो डीएलएड का पार्ट है उसके अंतर्गत जो यूनिट 1 में पहला टॉपिक है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, इसके तहत मैंने आपसे बच्चे तथा बचपन की प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि बचपन किसे कहते हैं, बचपन की अवधारणा क्या है, बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपसे चर्चा किया था तथा बचपन की अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा किया था। दोस्तों उस वीडियो को मैंने क्लास 1 नाम दिया था। आज क्लास 2 इस वीडियो के द्वारा मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत मैं बचपन के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ को आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। साथ ही जो बचपन को लेकर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद ये जो पहला टॉपिक है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आपके बीच में लेकर के आऊँगा। इससे आपको बच्चे तथा बचपन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मैं समझता हूँ उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और हर टॉपिक इसी तरह से मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। पहले मैं तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समझ का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बचपन की अवधारणा तथा विशेषताएं। देखिए बचपन की अवधारणा की बात मैंने पहले वीडियो में भी, पहले क्लास में भी आपको बताया था, पर इससे अनेक सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जो भी चीज़ें उसमें बताया था उसके बाद की चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले बिंदु पर बात करते हैं बालक के निर्वाह की जिम्मेदारी माता पिता की। देखिए बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के बाद माता पिता बालक के निर्वाह की जिम्मेदारी को वहन करते हैं। दोस्तों जन्म के समय एवं उसके बाद बच्चा इतना कोमल होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इस अवस्था को दोस्तों शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जो है वो बालक का निर्माण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं मैंने आपको बताया था 0 से 5 या 6 आपको मैंने बताया था, तो 6 वर्ष तक की होती है। अर्थात जीवन का जो संपूर्ण विकास होता है उसका 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। देखिए बचपन के प्रथम जो 2.5 वर्ष होते हैं उसमें क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखिए बचपन का प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और जो मस्तिष्क है उसका गति सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक तीव्र गति से उसका विकास होता है। इस आयु में बालक जो है अपने घर में ही रहकर घर की संस्कृति एवं पर्यावरण को आत्मसात करने लगता है। 6 वर्ष की आयु दोस्तों बचपन के अर्थात 6 वर्ष की जो आयु होती है तक बालक क्या करता है तो हाथ पैर का उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करता है, यानी नए नए चीज़ वो सीखना शुरू करता है। हाथ पैर के द्वारा चलना हो गया, कुछ चीज़ को पकड़ना हो गया, जो नए नए चीज़ हैं उसके लिए वो उसको अर्जित करता है। दोस्तों वह आत्मनिर्भर बन जाता है, जैसा आप पॉइंट में आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर बन जाता है और जितने भी क्रियाकलाप होता है उनमें समन्वय स्थापित करने लगता है। क्रॉल एवं ब्रूस के अनुसार दोस्तों, क्रॉल एवं ब्रूस क्या बोलते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। देखिए इससे क्वेश्चन भी आता है कि किन्होंने कहा था कि माता पिता के लिए बाल विकास के यानी कि बचपन की अवस्था को समझना कठिन है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा क्रॉल एवं ब्रूस के अनुसार। उसके बाद देखिए इस अवस्था में जिज्ञासा की विशेष प्रबलता होती है।
नैतिक मूल्यों का विकास होता है। वो जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और साथ ही साथ इससे क्या होता है, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। दोस्तों, बालक जो है बचपन में सभी को प्रसन्न कर देने वाली जो खेल होती हैं, जो क्रीड़ाएं होती हैं, वो करता है। चित्र विचित्र क्रीड़ाओं तथा क्रियाओं से खुद भी संतुष्ट होता है और बड़ों को भी मनोरंजन करता है। जैसा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप उसको देख करके इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक समझ को। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो प्रगति हुई, जिसके कारण सारे वर्ल्ड में दोस्तों बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई। इससे परंपरागत, सुसंगठित एवं शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दैनिक जीवन में नवीन सुख सुविधाओं, साधनों का उपयोग बढ़ जाने से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी। धनोत्पाद की तीव्र प्रतियोगिता के कारण तथा कृषि में यांत्रिक प्रयोग के कारण दोस्तों गांवों का नाश होने लगा। धनी बस्ती वाले शहरों का निर्माण होने लगा। औद्योगिक परिवर्तन से समाज की कृषि प्रधान रचना टूटने के कारण दोस्तों, कृषि प्रधान रचना, ध्यान दीजिए, कृषि प्रधान रचना यानी ग्रामीण व्यवस्था टूटने के कारण बचपन जो है वो व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। दोस्तों, कृषि प्रधान समाज में एकत्र कुटुंब पद्धति का विघटन हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, वालशालाओं का निर्माण। देखिए क्या हुआ, महिलाएं धनार्जन करने घर से बाहर जाने लगी और शहरी संस्कृति में बालकों को जीवन स्पर्शी ज्ञान उपलब्ध होना कठिन हो गया। अब इसकी पूर्ति हेतु क्या हुआ कि वालशालाओं का निर्माण हो रहा है आज के समय में। अब घर से पुरुष और महिला दोनों बाहर हैं, तो बच्चे होते हैं इन्हीं बालशालाओं में जा कर के और बाकी सभी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, उनका बचपन व्यतीत होता है। भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थिति में बचपन के स्वरूप को हम लोग निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो पहला बिंदु है मध्यम वर्ग में बचपना, ये बचपन होगा मध्यम वर्ग में बचपन, और दूसरा धनिक वर्ग में बचपन, और तीसरा निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन। अब इन तीनों पर चर्चा करते हैं हम लोग। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है मध्यम वर्ग में बचपन। अब देखिए इसमें क्या है, गांव के परिवार में जो मध्यम वर्गीय हैं वे धन कमाने की लालसा में शहर में आकर बस गए। पहले से ही आबादी वाले शहर में जनसंख्या का दबाव होकर सुख सुविधाओं का अभाव होने लगा। बालक बालिकाओं के विकास पर जो समुचित ध्यान देने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना परम आवश्यक होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए गांव और शहरों में शिशुशालाओं का विकास हुआ। लेकिन दोस्तों समस्या क्या हुआ इस मामले में, पर्याप्त भूमि एवं साधन सुविधाओं के अभाव में बचपन का वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2, धनिक वर्ग में बचपन। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं जो धनिक वर्ग के घरों में खेल एवं साधनों की विपुलता है, बहुत है, देखभाल के लिए नौकर भी होते हैं, लेकिन मर्यादित कुटुंब होने के कारण बालक बालिकाओं को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिलते। माता पिता कारोबार राग रंग में व्यस्त रहते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, उनके बच्चों को स्नेहपूर्ण संसर्ग नहीं मिलता। दोस्तों, धनवानों को
अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है, इसलिए वे सामान्य समवयस्कों से नहीं मिल पाते। इस समस्या के समाधान के लिए विशेष नर्सरी स्कूल जो है दोस्तों, नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। उसमें उन बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी विशेष प्रकार से होता है। तो ये धनिक वर्गों के लिए जो स्वरूप हैं वो है। अब आते हैं नंबर 3, निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन। देखिए यहाँ पर क्या बात है। तो ये जो है दोस्तों, बात करते हैं सबसे निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन का। तो मजदूर वर्ग की बस्तियों में माता पिता दोनों ही काम करने जाते हैं। घर पर रहने वाले बालक बालिकाओं को न खेलने की सुविधा होती है, न ही उनकी देखभाल करने वाला कोई होता है। मतलब न खेलने का सुविधा मिल रहा है, न कोई देखभाल करने वाला है। वे इधर उधर बेकार घूमते रहते हैं, समय काटते रहते हैं। भूख प्यास का उन्हें कोई आभास तक नहीं होता। ये मजदूर वर्ग, निम्न श्रेणी वर्ग के बच्चों का, उनके व्यक्तित्व विकास का प्रश्न बिल्कुल ही नगण्य रहता है, नगण्य रहता है। उनके व्यक्तित्व विकास की तो ये स्थिति है, इन बालकों को कुछ आश्रय देने की दृष्टि से तथा उपद्रव से बचने की दृष्टि से तो बाल गृहों में बस्ती के बालकों के लालन पालन, खेल कूद और अल्पाहार की व्यवस्था होती है। लेकिन अभी बाल विकास हेतु बहुत सुधार आवश्यक है इन श्रेणियों में, निम्न श्रेणियों में और मजदूर वर्ग के श्रेणियों में। देखिए अब बात करते हैं हम लोग सांस्कृतिक समझ की। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक समझ की। अब देखिए संसार में नए के प्रति कौतूहल रहता है, नए के प्रति कौतूहल रहता है। नएपन को अपनाने का आग्रह तीव्र होने के कारण हम पुराने को त्याग देते हैं। लेकिन प्रत्येक नया अपनाने योग्य नहीं होता और पुराना त्यागने योग्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, इसको समझने के लिए हम आधुनिकीकरण एवं संस्कृति का सहारा लेते हैं दोस्तों। आधुनिकीकरण से पुरानी अवस्थाओं एवं मान्यताओं से लोगों में विश्वास तथा नवीन मान्यताओं को ग्रहण करते हैं और ऐसा करने में सांस्कृतिक आस्थाएं जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती हैं एवं परंपरागत होती हैं, उनके सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ने का सदैव भय बना रहता है। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं संस्कृति का अर्थ का। देखिए जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य संस्कृति करती है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है दोस्तों। एक रॉल्फ लिटन के अनुसार, इसको आप नोट जरूर कर लेंगे, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। दूसरा बिंदु है कि संस्कृति का संबंध मनुष्य की समस्त जीवन शैली से होता है। पूरे जीवन शैली से संस्कृति का संबंध होता है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आ भी सकते हैं कि मनुष्य की समस्त जीवन शैली का संबंध किससे है, तो आपका सही उत्तर होगा संस्कृति। देखिए सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है, सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति को क्रमशः सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। यानी भौतिक पक्ष जो है वो सभ्यता है और अभौतिक संस्कृति जो है वो संस्कृति है। संस्कृति जो है वो मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह होता है। जितना भी बिंदु मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, आप सब नोट कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जामिनेशन में। अब हम लोग संस्कृति के प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें पहला है भौतिक संस्कृति, पहला है भौतिक संस्कृति। अब देखिए भौतिक संस्कृति क्या है, तो यह वह संस्कृति होती है जो हमें भौतिक रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसके अंतर्गत क्या है, उदाहरण मकान है,
वस्त्र है, भोजन है, ये बर्तन है, ये जो भी चीज़ और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा है वो है सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति। अब इसके बारे में देखते हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर धार्मिक, दार्शनिक विश्वास, विचार तथा मूल्य आदि है। देखिए, धार्मिक, दार्शनिक विश्वास, विचार तथा मूल्य, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। अभौतिक संस्कृति जो है व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों बिंदु, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये संस्कृति के प्रकार हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक समझ के अंतर्गत संस्कृति के बारे में शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हेस्कोविट्स, इन्होंने कहा है कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी संस्कृति जो है वो वातावरण की मानव निर्मित भाग है। टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी तरह के उन सभी क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने से प्राप्त करता है। देखिए, बच्चे तथा बचपन के ऐतिहासिक समझ पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे बचपन के विकासात्मक चरण के ऊपर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। देखिए, बचपन जो है वो जन्म से किशोरावस्था तक के काल को बचपन कहा जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत बच्चे लड़खड़ाते हुए चलने लगता है, बच्चा बोलना और स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है, ये बचपन के अंतर्गत। तो शैशवावस्था के 3 वर्ष की उम्र समाप्त होते ही बच्चा जो है वो बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है। जो प्रारंभिक बचपन है वो 7 से 8 वर्ष की उम्र तक चलता है। अब इसमें क्या है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जो बचपन को शैशवावस्था में क्या होता है, चलना सीखना होता है। प्रारंभिक बचपन में खेलने की उम्र और किशोरावस्था में वयसंधि, यानी ये जो होता है उस समय परिवर्तन का ये काल है। किशोरावस्था के विकासात्मक चरण में विभाजित किया जाता है बचपन को। अब देखिए, बचपन के जो विकासात्मक चरण है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक बचपन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक बचपन की अवधि जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र की होती है। कितना, 0 से 8 इयर्स जो है वो प्रारंभिक बचपन कहलाता है दोस्तों। अब इसमें जो है आगे हम लोग बात करते हैं मध्य बचपन का। अब प्रारंभिक बचपन में बच्चा जो है प्रारंभिक विद्यालय वर्ष भी होता है, उसमें बालक जो है खेलना कूदना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके अंदर भाषा का विकास, बहुत सी चीज़ प्रारंभिक बचपन में जो 8 साल के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद मध्य बचपन की बात करते हैं। ये जो है ये 8 वर्ष की उम्र से शुरू होते हैं, 7-8 वर्ष भी कह सकते हैं, उम्र से शुरू होता है, जो अनुमानतः दोस्तों प्रारंभिक प्राथमिक स्कूल के उम्र और लगभग यौवन काल पर समाप्त होता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है। यानी जहाँ से किशोरावस्था शुरू होती है वहाँ तक ये मध्य बचपन का काल होता है। उसके बाद है पूर्व किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था जो है इसका कुछ भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पूर्व किशोरावस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस अवस्था में मुख्यतः जो है देखिए यौन अंग जो हैं, यौन अंगों का विकास होता है, यौन अंगों का विकास होता है। दोस्तों इस अवस्था में बालक जो है वो अक्सर
अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देता है। उसके जीवन में भावात्मक एवं ज्ञानात्मक बदलाव भी तेजी से शुरू होते हैं। किस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ? पूर्व किशोरावस्था। उनके जीवन में अस्थिरता, कौतूहल और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, स्वयं के बारे में सोचना। अब हम लोग बात करेंगे बचपन का ऐतिहासिक समझ। देखिए, इसके अंतर्गत बचपन का इतिहास सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, यह तर्क दिया जाता है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर समाज की रचना है। यह तर्क दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण मध्यवादी इतिहासकार हैं दोस्तों, जिनका नाम है फिलिप एरिस, ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को उठाया है। दोस्तों, एरिस ने पाया है कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्पवयस्क की तरह किया जाता था। तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे जमाने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया। नव जागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया। इसमें बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये को प्रभावित नहीं किया गया। दोस्तों, कनिंघम ने अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड 2006 में लिखा, इन्होंने में आगे बढ़ाया, जो मध्यकाल से बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालता है। दोस्तों, बचपन की ऐतिहासिक समझ बताती है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन माना जाता है। बच्चे बचपन में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ अपने समाज में रहकर अपने समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर कार्य करके एवं समाज में होने वाले सभी गतिविधियों में भाग लेकर वो अपने समाज के सभी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समझ को आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं फिलिप एरिस। इनके अनुसार अगर देखा जाए 1962 में इन्होंने ये बातें कही कि प्राचीन मानवीय समाजों में बच्चों का एक स्वतंत्र सामाजिक मनोशास्त्रीय श्रेणी में नहीं रखा जाता था। कब? प्राचीन मानवीय समाजों में। मध्यकालीन समाज जहां एक ओर प्रायः बच्चों को उनके पिता या अभिभावक के नियंत्रण एवं सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में था, वहीं दूसरी ओर पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का अधिकारी मानते हुए उनमें दोस्तों अनुशासन, आज्ञाकारिता, निश्चलता इत्यादि गुणों को आवश्यक मानता है। दोस्तों, मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में बाल्यावस्था पर कोई स्पष्ट विचार नहीं मिलता। बच्चों को सामाजिक नैतिक नियमावली का पालन वयस्कों के अनुसार ही करना पड़ता था। जो वयस्क चाहते थे उसी अनुसार बच्चों को सामाजिक व्यवस्था या नैतिक नियमावली, इन दोनों के अंतर्गत वयस्कों के अनुसार ही करना पड़ता था। देखिए, बचपन की जो अवधारणा है 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एक ऐतिहासिक सृजन है जो अपनी शुरुआती दौर में अभिजात वर्ग के संदर्भ में ही गढ़ा गया था। अभिजात वर्ग यानी जो उच्च वर्ग होते हैं। एरिज 1962 में जो हैं, इन्होंने जो लिखा, मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संख्या का व्युदय होना आरंभ हुआ, समाज में छोटे मानव की स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से जन्म, मृत्यु, लिंग, त्रासदी और वयस्क दुनिया की घटनाओं को छिपाना प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, यह था बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ का पूरा विवरण। दोस्तों, ये 2 वीडियो में मैं आपको इस पहले टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों, सिलेबस के अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इसके बाद का जो वीडियो होगा
वो MCQ होगा इसी टॉपिक पर, यानी बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके बीच में अगले वीडियो में रखूँगा और इस तरह से इस पहले टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँगा।